सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने कर रहे थे आरपीएस सीईओआरओ का पार्ट बी नगर पालिका अधिनियम 2009। इसके अंतर्गत हमने यहाँ पे जो 120 तक धाराएं हैं वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, 89 कै के बाद आपको जो 101 से धाराएं आपके सिलेबस में दी गई है, 101 से 140 का चैप्टर है जिसका नाम है नगर पालिका राजस्व। ठीक है, 120 तक यहाँ पे अपने कंप्लीट कर ली थी और आज हम यहाँ पे 121 से 140 तक जो नगर पालिका राजस्व वाला चैप्टर है ये कंप्लीट कर लेंगे। बाकी देखो मेन जो आपको फोकस रखना है वो जो इसकी धाराएं हैं उनके मेन पॉइंट पे रखना है। अंदर जो भी बातें बताई गई है वो पूरी डिटेल से है, बताएंगे हम सारी यहाँ पे, लेकिन मेन आपको जैसे अपने को पता होना चाहिए कि धारा 121 में क्या है, 120 में क्या है। तो इसमें कर वगैरह से संबंधित यहाँ पे टॉपिक चल रहा था, करों को कैसे लिया जाएगा नगर पालिका द्वारा। ठीक है, कैसे संपत्ति वगैरह उद्ग्रहित की जाएगी अगर कर ना दे तो वो चीज है। तो आज मुख्यतः संपत्ति वगैरह कैसे कुर्क की जाएगी वो चलेगा यहाँ पे। अब धारा 121 क्या कहती है? 121 कहती है कि कराधान से संबंधित जो अपीलें हैं उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। जो कराधान से संबंधित अपीलें हैं तो इसमें क्या है कि जो कर निर्धारण या कर निर्धारण में कोई भी परिवर्तन के विरुद्ध जो अपीलें होगी, ये समस्त मामलों में जिनमें यथापूर्वक कोई अपील नहीं की गई है, तो ये देखो इसमें अपीलों के बारे में बताया गया है कि कर निर्धारण वगैरह में अपीलें कहाँ पे होगी। तो ये धारा 130 के अधीन मांग के नोटिस के विरुद्ध, मतलब धारा 130 के अधीन जो यहाँ पे लगाए गए थे, जो इन्हें नोटिस दिया गया था, जो धारा 130 की हम बात करेंगे जब, तो इसमें नगर निगम के मामले में देखो जो नगर निगम है इसके मामले में तो आयुक्त को शिकायत की जाएगी और जो नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को। तो ये दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, जो खंड क और ख है कि नगर निगम के मामले में आयुक्त को यहाँ पे अपील की जाएगी और कराधान से संबंधित अपीलें नगर निगम के मामले में आयुक्त को और नगर परिषद के मामले में स्थानीय क्षेत्र उप निदेशक को, नगर परिषद और नगर पालिका के मामले में। तो ऐसे कनेक्ट आपको करना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, धारा 122 क्या कहती है? तो इसमें कहती है परिसीमा और दावाकृत का पूर्ण निक्षेप। इसका मतलब क्या होगा? देखो दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे सीधा सा ये है कि जो भी आपने ऊपर वाली धारा में अपील पढ़ी वो तब तक यहाँ पे सुनी और अवधारित नहीं होगी। इसमें एक कंडीशन दी गई है, उसमें क्या कंडीशन है? देखो जो भी कर निर्धारण किया गया है और जो भी परिवर्तन किया गया है कर निर्धारण या जो भी कर परिवर्तन है, इसके अधीन जो भी प्रथम मांग की तारीख के पश्चात अगले 30 दिन के भीतर भीतर न कर दी जाए और आवेदन के उससे इस प्रकार के जो भी दावाकृत रकम का 25% नगर पालिका कार्यालय में जमा न करा दिया गए। तो ये दो कंडीशन है, इसके बाद ही यहाँ पे ऐसी कोई अपील अवधारित होगी, अन्यथा यहाँ पे अवधारित नहीं होगी। इसमें आपके क और ख खंड में ऐसा दिया गया है। धारा 122 की यहाँ पे बात करेंगे तो इसमें क्या होगा कि देखो जो खंड क है उसमें भवनों और भूमियों दोनों पर जो भी चीजें निर्धारित करके मामले हैं उनके आदेश की संसूचना की तारीख के पश्चात अगले 30 दिन की यहाँ पे बात कही गई है, सीधा सा ये ध्यान रखना है। तो इसमें दो कंडीशन है। अब बात करते हैं खर्चे की। ठीक है, दो खर्चे आ जाएंगे आपके धारा 123 के अंतर्गत आपके खर्चे आ जाएंगे। इसमें जो उपधारा इसकी एक क्या कहती है कि देखो जो भी अपील में खर्चे दिलाना अपील का जो भी विनिश्चय करने वाले अधिकारी के विवेकाधीन होगा। ठीक है, जिस भी प्रकार के यहाँ पे खर्चे होंगे। इसके अलावा इसकी उपधारा 2 कहती है कि नगर पालिका को जो भी दिलाए गए खर्चे हैं नगर पालिका द्वारा इस अध्याय में उपबंध रीति से वसूलनीय होंगे। ठीक है, जो भी काम होगा देखो रीति के अंतर्गत ही होता है, बार बार वही बात यहाँ पे है। तो अपने को बस इतना ध्यान रख लेना कि खर्चे 123 में है धारा, जब हम नगर पालिका राजस्व की बात करेंगे। फिर 123 की उपधारा 3 क्या कहती है कि जो नगर पालिका है ये कोई भी अपीलार्थी को दिलाए गए खर्चे का यहाँ पे संदाय है वो नगर पालिका के जो भी आदेश से संसूचित किए जाने की तारीख से 30 दिन में अगर करने में विफल रहती है। ठीक है, ये ध्यान रखना, विफल रहती है तो जो खर्चे दिलाने वाला अधिकारी है और जो नगर पालिका अधिशेष की यहाँ पे अभिरक्षा करने वाले व्यक्ति को उक्त रकम के संदाय के आदेश दे सकेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि जो अधिकारी है वो आगे जो रखा हुआ है अधिशेष उसको इस संदाय की आदेश देगा। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट धारा 124 की हम बात करें तो इसमें जो भी कराधान के मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन किया गया है। सॉरी, तो यहाँ पे वर्जन मतलब सीधा बात है, मना है, कोई इसमें कोई घुस ही नहीं सकता, एंट्री नहीं सकता कर सकता न्यायालय वगैरह। तो अधिनियम से उपबंधित भिन्न रीति से क्या लिखा गया है कि देखो इस अधिनियम में जो भी उपबंधित किया गया उससे भिन्न रीति से कोई भी प्राधिकारी कोई भी मूल्यांकन या नियंत्रण पर कोई आक्षेप नहीं किया जाएगा। जो भी देखो आक्षेप किया जाएगा मतलब कोई भी उंगली उठाई जाएगी तो इस नियम के अनुसार ही उठाई जाएगी। सीधा सा कहने के बाद मकसद इसका यही है 124 की उपधारा 1 का कि देखो जो भी है अपने को अधिनियम के अगर कोई भी कार्रवाई करता है तो अधिनियम के उपबंधित रहते हुए प्राधिकारियों द्वारा मूल्यांकन निर्धारण पर आक्षेप नहीं किया जाएगा, न ही प्रसन्नगत किया जाएगा। सीधी सी बात है कि कुछ भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया जाएगा। अब 124 की उपधारा 2 क्या कहती है? ये कहती है कि जो भी मूल्यांकन या कर निर्धारण कराधान में दायित्व के संबंध में जो भी उपांतरित या अपास्त करने का जो अधिकारी का आदेश होगा ना, जो प्राधिकारी का, वो अंतिम होगा, मतलब वही सर्वमान्य होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे आदेश होगा वो अधिकारी द्वारा दिया गया अंतिम और सर्वमान्य होगा। सीधी सी बात है, आपको बस इतना ध्यान रखना है धारा 124 में क्या दिया गया है कि कराधान के जो भी मामले में सिविल और दांडिक न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे धारा 125 में व्यावर्तियां। आगे भी एक व्यावर्तियां आएगी लेकिन 125 में भी दे रखी है। इसमें क्या है कि देखो जो धारा 125 की उपधारा 1 क्या कहती है कि जो भी व्यक्ति का नाम, निवास स्थान या कारोबार के स्थान, आजीविका में या संपत्ति की जो भी वस्तु की भूल के कारण लेखन में कोई गलती हुई ना, उसके स्वरूप की त्रुटि के कारण अवधि मान्य नहीं होगी। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है कि उसके नाम वगैरह आता पते में थोड़ी बहुत वो गलती वगैरह हो जाती है, कोई भी दस्तावेज है उसका किसी भी प्रकार का, तो फीस के तो इसमें क्या होगा कि इस परिस्थिति में आगे क्या होगा ये आपको नेक्स्ट जो उपधारा है उसमें यहाँ पे समझ आएगा। इसमें जो वस्तु जो भी इसकी संपत्ति है उसका वर्णन अच्छे से कर दिया जाएगा तो उससे भी उसका काम चल जाएगा। अब 125 की उपधारा 2 क्या कहती है? करों के उद्ग्रहण संपत्ति का हक नहीं समझा जाएगा। जो भी करों का उद्ग्रहण है तो ऐसा नहीं समझा जाएगा कि वो संपत्ति ही उसकी है। लेकिन नेक्स्ट आ जाता है दायित्व प्रकट करने की बाध्यता 126। अब 126 धारा है, इसकी उपधारा 1 क्या कहती है? ये कहती है दोस्तों कि नगर पालिका है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी या कर निर्धारक भी रख सकते हैं, हमने पढ़ा था पिछली धाराओं में, अन्य अधिकारी है, ये लिखित सूचना द्वारा नगर पालिका के किसी निवासी से ऐसी जानकारी, मतलब सीधी सी 126 की उपधारा 1 में कहने की बात यह है कि जो नगर पालिका का निवासी है उससे जानकारी की अपेक्षा करेंगे। क्या करेंगे कि ऐसा निवासी अधिनियम के अधीन अध्यारोपित कर का संदायी है या नहीं है, ये जानकारी लेंगे। उस पर किसी कितनी रकम का निर्धारण होना चाहिए और उसके जो मालिक का नाम है, स्वामी का नाम, पता भी यहाँ पे पता किया जा सकता है। तो ये इनका अधिकार है, अपेक्षा कर सकता है। अब 126 की उपधारा 2 क्या कहती है? यदि देखो कोई भी निवासी इस प्रकार की जानकारी की अपेक्षा की जाए और जानकारी नहीं देता है या असत्य जानकारी देता है तो 126 की उपधारा 2 यहाँ पे क्या कहेगी कि दोष सिद्ध होने पे 1000 रुपये तक के जुर्माने का वह दायी होगा। तो ये इसमें 126 की धारा में बताया गया है। नेक्स्ट है 127। देखो करों को वसूलने का जो कर्तव्य है ये मुख्यतः होता है मुख्य नगर पालिका अधिकारी और उसके प्राधिकृत अधिकारी के नाम। ठीक है, इसमें क्या है कि धारा 102 और 3 के अधीन जो भी कर होंगे, 2 में बाध्यकारी कर थे, 3 में अन्य कर थे, हमने पढ़े थे अच्छे से, तो ये भी ध्यान रखना है बाध्यकारी कर किसमें है? 102 में। अब जो भी अधिरोपित करों का उचित उद्ग्रहण और वसूली के लिए जिम्मेदार ये होंगे कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा जो भी प्राधिकृत अधिकारी होगा। तो कर्तव्य की बात करेंगे तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी और प्राधिकृत अधिकारी का नाम आएगा। अब 128 क्या कहती है धारा? तो देखो दोस्तों धारा 128 कहती है कि कर के बिल का प्रस्तुत किया जाना, मतलब जब कोई भी रकम यहाँ पे इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा या इसके अधीन इस अध्याय द्वारा उपबंधित रीति से वसूलनीय घोषित की जाए तो इसका खंड क्या कहता है कि जब भी कोई मतलब अधिनियम के अधीन यहाँ पे कर वसूलने का घोषणा की जाए कि वहां से कर लेके आओ या मतलब घोषणा की गई है तो फिर खंड क्या कहता है कि देखो जो भी नगर पालिका है उसमें निहित भवन या भूमि के संबंध में किराए के
जो भी पेटे दे हो गई हो तो नगर पालिका यथासंभव शीघ्र संदाय के लिए दायी व्यक्तियों को बकाया रूप से दावाकृत राशि का यहाँ पे बिल प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें जो भी है धारा उपधारा, देखो कोई भी निवासी होगा इस प्रकार की 127 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खंड कह की। तो देखो नगर पालिका देखो क्या है कि उसमें निहित किसी भवन या भूमि के संबंध में किराए के पेटे दे हो तो उस व्यक्ति को बकाया के रूप में जो दावाकृत राशि का बिल वहां पे प्रस्तुत करवाएगी। ठीक है, उस व्यक्ति को दावाकृत राशि का यहाँ पे बिल प्रस्तुत करना पड़ेगा, नगर पालिका ये काम करवाएगी। नेक्स्ट जो धारा है वो है 129, ये है बिल की अंतर्वस्तु। ठीक है, बिल की अंतर्वस्तु मतलब ऐसे प्रत्येक बिल, मतलब ऐसा बिल, धारा 129 कहती है कि ऐसा बिल जिसमें वह कालावधि जिसके लिए और वह संपत्ति जो भी उपजीविका परिस्थिति या वस्तु जिसके संबंध में राशि का दावा किया गया है विनिर्दिष्ट होंगे। तो इसमें आगे क्या किया गया है, खंड ख के जो उपखंड दिए गए हैं इसमें संदाय के जो भी व्यक्ति क्रम में उपभोगित होने वाले दायित्व अवधि और जिसके भीतर इस अधिनियम में यथा उपबंधित अपील की जा सकेगी सूचना भी यहाँ पे दी जाएगी धारा 129 के अधीन। दोस्तों यहाँ पे अगर कुल मिला के बात करें तो ये धारा 129 में यही कहना चाहता है कि देखो जो भी यहाँ पे जिसका भी यहाँ पे कर के लिए जिसको यहाँ पे कहा जाएगा तो उसकी जो भी एक कालावधि है वो फिक्स होगी और जिसकी जो भी पूरी बताया जाएगा उसकी संपत्ति के बारे में, तेरा इस हिसाब से यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है तो इसलिए इसका कर लग रहा है। और इसके अलावा उसको एक अवधि पीरियड भी दिया जाएगा जिसमें वो अपील भी कर सकता है, उसको वो सेटिस्फाई नहीं है तो इससे, तो सीधा सा कहने का मतलब 129 में यही है। तो बिल की अंतर्वस्तु मतलब बिल की जो भी चीजें होगी सारी बतानी पड़ेगी आपके, इसके लिए यहाँ पे कर लग रहा है। नेक्स्ट आती है धारा 130, ये क्या कहती है, ये कहती है दोस्तों मांग का नोटिस। क्या, मांग का नोटिस। देखो उस राशि जिसके लिए पूर्वोक्त रूप से कोई बिल प्रस्तुत किया गया है, मतलब जिसके लिए पहले से कोई बिल प्रस्तुत किया गया है और प्रस्तुत करने के 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे संदाय प्राप्त अगर नहीं होता है तो अब आपका जो वसूली भाई वाला खेल स्टार्ट हो जाएगा। नगर पालिका में ऐसे व्यक्ति पर प्रभाव के मांग का नोटिस तमिल कर सकेगी। अगर वहाँ पे जो कर वसूल नहीं होता है तो नोटिस वहाँ पे दिया जाएगा, नोटिस तामील करवा सकेगी नगर पालिका, ये यहाँ पे बताया गया है धारा 130 के अंतर्गत। अब अपने जो धारा 131 करेंगे तो देखो दोस्तों जो धारा 131 है उसमें वारंट जारी किए जाएंगे। देखो पहले तो क्या किया जा रहा था, धारा 130 में नोटिस उसको जारी किया जा रहा था, अब वारंट जारी किया जाएगा। किन मामलों में वारंट जारी किया जाएगा, ये जो धारा 131 की उपधारा 1 क्या कहती है कि जो भी व्यक्ति है धारा 130 के अधीन जो मांग के नोटिस यहाँ पे तामील किया गया है तो अगर ऐसे नोटिस के तामील के 15 दिन के भीतर न हो, मतलब जो भी नोटिस है उसके कुछ भी मतलब एक्टिविटी 15 दिन के भीतर न हो, उसे 15 दिन का टाइम किया जाएगा। जो भी या तो नोटिस में मांगी गई राशि दे दे वो, या ना ही नगर पालिका का या ऐसे अधिकारी जिसे नगर पालिका नियम द्वारा इस निमित्त नियुक्त करे, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी की बात करें यदि कोई हो कि समाधान धनाप्रद रूप में इस बात का कारण बताए कि क्यों उक्त राशि का संदाय नहीं करना चाहिए। ठीक है, या तो वो कर दे राशि या ऐसे बताए कि अगर उसे ये ऐसी राशि का भुगतान उसे क्यों नहीं करना चाहिए, उसका रीजन दे नोटिस का, तो नोटिस में उसको रीजन देना पड़ेगा। फिर अभी हम सिर्फ ये ध्यान रखना 131 की उपधारा 1 की बात कर रहे हैं तो इसमें खंड दिए गए हैं कै ख गै 3। तो जो गै खंड है ये कहता है कि ना ही मांग के विरुद्ध जो धारा 121 के उपबंधों के अनुसार अपील करे। तो ऐसी राशि देखो जो भी समस्त खर्चों सहित व्यतिकर्मी कौन है यहाँ पे, व्यतिकर्मी वो है जो जिसको नोटिस जारी किया गया है, जिससे नगर पालिका कर मांग रही है वो दे नहीं रहा है। तो ऐसी राशि वसूल के समस्त खर्चों सहित व्यतिकर्मी की किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा उद्ग्रहित की जा सकी। तो अब यहाँ पे नगर पालिका यहाँ पे संपत्ति उसकी कुर्क करने स्टार्ट कर देगी
तो इसमें जो उपधारा 1 है 131 की, इसमें इतना ही बताया गया है कि कुर्की या विक्रय स्टार्ट कर देगी। मोस्ट मतलब मेन पॉइंट यही है यहाँ पे जानने वाला, कुर्की और विक्रय उद्घाटित की जा सकेगी। अब जो भी जंगम संपत्ति कुर्की के मामले में वारंट है वो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जारी करेगा, ठीक है, वारंट अधिकारी जारी करेगा। और जो 5वीं अनुसूची का प्रारूप है इस प्रारूप में यहाँ पे जारी करेगा, और वैसे ही प्रभाव जारी करवाएगा किसी स्थावर संपत्ति के मामले में नगर पालिका द्वारा ऐसे प्रारूप में जो विहित किया जाए जारी करवाया जा सकेगा, ठीक है। तो जैसे स्थावर संपत्ति के मामले में वारंट जारी होता है तो वैसे ही जारी होगा, कहने का कुल मिला के बात यहाँ पे ये है मेन, ठीक है, ये निकलता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 131 की उपधारा 2 क्या कहती है। ये इसको जो उपधारा 2 है ये कहती है कि जो 1 में अधीन कुर्की और विक्रय के लिए जो वारंट जारी हुए हैं उस तारीख से 3 वर्ष की जो कालावधि की समाप्ति के पश्चात जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी वारंट है वो 3 वर्ष की जो कालावधि है कि समाप्ति के पश्चात यहाँ पे नहीं जारी किया जाएगा। और उपधारा इसकी 3 क्या कहती है 131 की, कि जो भी वारंट है ये मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा और जारी किया जाएगा, ठीक है। ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी का ही काम होगा, मेन तो यही याद रखने वाली बात है। फिर उपधारा 4 क्या कहती है कि जो भी संपत्ति है वो नगर पालिका अधिकारी के भीतर हो वहाँ वारंट नगर पालिका अधिकारी को संबोधित किया जाएगा। जैसे ये नगर पालिका है इसके अंदर ही वो प्रॉपर्टी आ रही है तो वो नगर पालिका अधिकारी को संबंधित होगा। लेकिन अगर देखो दूसरी नगर पालिका में आ रही है तो इसमें 2 कंडीशन हो। अगर दूसरी नगर पालिका में आ रही है, जैसे ये 2 नगर पालिकाएं हैं पास पास में, तो इसमें आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा कि संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी वहाँ पे होगा, वारंट जारी करेगा। नहीं तो या दोनों में नहीं आ रही है, ऐसी जगह है जहाँ पे नगर पालिका है ही नहीं तो वहाँ तहसीलदार करेगा, ठीक है। अब दोनों में क्या होगा कि वारंट किसी अधीनस्थ अधिकारी को भी ये प्रष्ठांकित कर सकते हैं, मतलब ये अधिकारी को भी प्रष्ठांकित कर सकते हैं ये दोनों बंदे आगे वारंट को। तो ये बात आपकी धारा 131 में बताई गई है। नेक्स्ट हम बात करें धारा 132 की। जो भी वारंट है उसका निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक यहाँ पे प्रवेश की बात आ गई है कि देखो पहले क्या हुआ कि संपत्ति की कुर्की के आदेश पहले नोटिस जारी हुआ, ठीक है, नोटिस के बाद यहाँ पे कुर्की के आदेश जारी हुए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा आपकी अब दोनों से काम नहीं बन रहा है तो अब धारा 131 के अधीन जारी किया गया वारंट संबोधित या प्रशंसित किया गया हो, ठीक है। धारा 132 में आपके कहा गया है कि ये जो वारंट प्रष्ठांकित किया गया हो विश्वास करने के लिए युक्त आधार हो, मतलब अपने को उसको बताना पड़ेगा कि ये देख तेरे विरुद्ध यहाँ पे वारंट जारी की गई, ये तेरी यहाँ पे डिटेल है, यहाँ पे तेरी गलती है। तो ऐसे भवन में या ऐसी संपत्ति वारंट के अधीन यहाँ पे अभिग्रहणीय होगी, तो वारंट के अधीन वह संपत्ति नगर पालिका के ले लेगी और सम्यक पूरी प्रक्रिया के रूप में पूरी प्रक्रिया अपनाएगी। प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के बीच भवन का दरवाजा खिड़की या तोड़कर खोलना विधि पूर्ण होगा। अब इसमें एक कंडीशन और है, मैं आपको बता दूं कि अगर अंदर वहाँ पे जैसे वो दरवाजा वगैरह तोड़ रहा है लेकिन परंतु ऐसा अधिकारी महिलाओं के लिए काम में आने वाले कमरे में तब तक प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कि उस दरवाजे को तोड़कर नहीं खोलेगा, जब तक कि उसने अपने आशय का 3 घंटे का नोटिस न दे दिया हो और ऐसी महिलाओं को हट जाने का अवसर न दे दिया हो। देखो कई बार क्या होता है कि लोग महिलाओं को आगे कर देते हैं, तो 3 घंटे का टाइम देगा कि आप जो भी अंदर महिला है उन्हें बाहर निकाल लो, तो इसका आदेश देगा अधिकारी, फिर ही उसके बाद यहाँ पे दरवाजे वगैरह तोड़े जाएंगे। सीधी सी कहने की बात ये है। तो अब बात आ गई है यहाँ पे प्रवेश करने की नगर पालिका के, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट धारा 133। धारा 133 में दोस्तों वारंट को निष्पादित करने की रीति बताई गई है, कैसे वारंट निष्पादित होगा। देखो अब जो 133 है, अब जो 133 की उपधारा 1 क्या कहती है कि अधिकारी के लिए निम्नलिखित उपधाराओं के अध्ययन रहते हुए कुर्की करना विधिपूर्ण होगा। तो उपधारा 1 में तो बस इतना ही बताया गया है कि ये तरीके हैं कि ऐसे आपको रहना है। जो उपधारा 2 में पता लगेगा कि मतलब किन नियमों का पालन करना है। तो रीति बताई गई है, तो रीति होगी, देखो निम्नलिखित संपत्ति की कुर्की नहीं की जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो संपत्ति बताई गई है इनकी कुर्की नहीं की जाएगी। देखो व्यतिक्रमी
उसकी पत्नी, बच्चों के पहनने के आवश्यक कपड़े वगैरह, ठीक है, खाना बर्तन, इन चीज़ों के, शिल्पियों के औजार, जैसे कोई आर्टिस्ट वगैरह है उसकी चीज़ें बताई गई है, उनकी वहाँ पे नहीं लिया जाएगा। व्यतिक्रमी अगर किसान है तो उसके औजार वगैरह, पशु या उपकरण वगैरह भी यहाँ पे उनके कुर्क नहीं किया जाएगा, सिर्फ संपत्ति को किया जाएगा। अब 133 की जो उपधारा 3 है ये क्या कहती है कि देखो जंगम संपत्ति की कुर्की अत्यधिक नहीं होगी। जो भी देखो कुर्की होगी वो पूरा बराबर में होगी, किसके, देखो जो वसूलनीय रकम है उसके अनुपात में होगी। जो भी जंगम संपत्ति है वारंट के अधीन जितनी भी वहां पे रकम वसूली जानी थी उसके अनुपात में की जाएगी, ठीक है। जिसके पास किसी ज़्यादा संपत्ति है तो लेकिन वो उसी अनुपात में यहाँ पे की जाएगी। धारा 131 की जो उप धारा 3 है इसके द्वारा अगर ऐसी कुर्की नहीं की जानी थी, मान लो कि गलती से कुछ हो जाता है कि अगर कुर्की यहाँ पे नहीं की जानी थी तो वो तुरंत यहाँ पे संपत्ति लौटा दी जाएगी, सीधी सी बात है। अब 133 की उपधारा 4 क्या कहती है, ये कहती है कि संपत्ति कुर्क करने पर जो भी अधिकारी है, मान लो संपत्ति यहाँ पे अब कुर्क हो गई है, 133 की उपधारा 4 में संपत्ति कुर्क हो गई। अब कुर्क होने के बाद क्या है कि अधिकारी एक सूची बनाएगा और कुर्की करते समय, मतलब जो भी कुर्की करेगा तो उस समय एक सूची बनाएगा, पूरी तैयार करेगा। कब्जा रखने वाले व्यक्ति को छठी अनुसूची में प्रारूप में लिखित सूचना भी देगा कि भाई इसलिए हमने यहाँ पे कुर्क की है, पूरी उसको डिटेल बताएगा अच्छे से। तो ये बात आपकी इसमें कही गई है। अब जो धारा 133 की उपधारा 5 है, देखो जब संपत्ति यहाँ पे स्थावर हो तो इसमें देखो 2 कंडीशन है, मतलब उपखंड दिए गए हैं धारा 5 133 की उपधारा जो 5 है। देखो जो भी कुर्की व्यतिक्रमी है, कुर्की व्यतिक्रमी किसी भी तरीके से संपत्ति का अंतरण करने या प्रभावित करने से सभी व्यक्तियों को कोई लाभ लेने से प्रतिबद्ध करते हुए कोई आदेश जारी कर जाएगी। और इसके अलावा देखो क्या है कि जो आदेश संपत्ति पर या उसके समीप किसी स्थान पर पूरा उसका ढोल नगाड़ा बजा के मतलब बताया जाएगा कि यहाँ पे उद्घोषित किया जाएगा। 133 का एक खंड और जो दूसरे खंड में ये है कि पूरा ढोल नगाड़े बजा के यहाँ पे बताया जाएगा कि परंपरागत तरीके से यहाँ पे उद्घोषित किया जाएगा कि आदेश की एक प्रति संपत्ति के किसी सहज दृश्य भाग पर और नगरपालिका के कार्यालय पर भी लगाई जाएगी, पूरे मतलब बाहर नोटिस बोर्ड होता है उस पर, ठीक है। और राज्य सरकार को जो भी राजस्व संदत करने वाली भूमि हो उस जिले में ऐसी भूमि स्थित है तो कलेक्टर के कार्यालय में भी चिपकाई जाएगी। तो ये बात इसमें कही गई है उपधारा 5 में कि जो भी संपत्ति है उसका पूरा मतलब कुर्क करने के बाद नोटिस वगैरह सब जगह चिपकाए जाएंगे, ढोल बजाकर उद्घोषणा भी की जाएगी। सब काम कर रहे हैं यहाँ पे, मजे भी ले रहे हैं। तो 133 की उपधारा 6 क्या कहती है कि कुर्की के पश्चात, मान लो अब कुर्की हो गई, ठीक है, कुर्क की ध्यान रखना, मतलब किसी भी संपत्ति का कैश अधिग्रहण मुख्य नगरपालिका अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, ठीक है। कुर्की होने के पश्चात देखो मुख्य नगरपालिका अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना, उपधारा 6 की बात कर रहे हैं, जो भी कुर्क की गई संपत्ति है, जो भी संपत्ति यहाँ पे कुर्क की गई है उसके हित का अंतरण या सर्जित जो भी प्रभार है कुर्की के अधीन परिवर्तनीय, नगरपालिका के समस्त दावों के विरुद्ध यहाँ पे उसको शून्य माना जाएगा, ठीक है। नगर पालिका के जो भी सारे दावे हैं उनके विरुद्ध यहाँ पे शून्य माना जाएगा। अब धारा 134 की बात करते हैं। देखो 34 में दोस्तों बताया गया कि कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय। तो कई बार देखो ये आप नाम से स्पष्ट है, जो इसका मेन पॉइंट है कि कुर्की की संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय। तो कई बार क्या होता है कि नगरपालिका का जो अभिगृहित संपत्ति है वो जल्दी उसे मतलब प्रकृत्याशयशील हो या उसे वसूले जाने वाली रकम को मिलाकर अभिरक्षा में रखे गए जाने का व्यय उसके मूल्य से अधिक हो जाने की संभावना में जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी है व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है कब्जे में संपत्ति कुर्की के समय की थी उसे नोटिस तुरंत देगा और बताएगा कि हम इसका विक्रय कर रहे हैं। तो ठीक है, जिससे संपत्ति कुर्क की है उसको भी नोटिस देके बताएगा कि हम यहाँ पे विक्रय कर रहे हैं। तो धारा 134 में ये बताया गया है। इसमें भी उपधारा है, एक है जो मैंने भी आपको बताई, फिर एक उपधारा 2 भी है। इसमें एक के अधीन जो भी संपत्ति का विक्रय तुरंत नगर नहीं होता है तो जो भी कुर्की की संपत्ति है या उसका जो भी पर्याप्त भाग है जब तक कि नोटिस वारंट या कुर्की की संपत्ति के निरोध में आनुषांगिक समस्त खर्चों सहित व्यतिक्रमी द्वारा देय राशि संदत न कर दी जाए तो राज्य सरकार द्वारा विहित रीति मुख्य नगरपालिका आधारित आदेशों से क्या है कि नीलामी द्वारा भी विक्रय किया जा सकेगा। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे डिटेल बताई गई है।
कि कैसे नीलामी द्वारा कर सकेंगे और कैसे सीधे यहाँ पे किया जा सकेगा विक्रय। फिर धारा 135 क्या कहती है, आप मेन पॉइंट याद रखना, नगर पालिका के बाहर कुर्की और विक्रय। तो नगर पालिका के जो बाहर कुर्की और विक्रय के बारे में कहती है, इसमें क्या कहा गया है कि जहाँ पे देखो जो वारंट का निष्पादन नगर पालिका के बाहर किया जाना हो, ठीक है, जो भी वारंट का निष्पादन है वो नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर नहीं किया जाना। जैसे नगर पालिका क्षेत्र है तो यहाँ पे निष्पादित इसको नहीं किया जाना, इसके बाहर यहाँ पे निष्पादन किया जाना हो तो क्या होगा, जो भी प्राधिकारी है पूरा पृष्ठांकन करेगा, उस अधिकारी को जिसे वारंट संपोधित किया गया हो कुर्की की संपत्ति के विक्रय का निर्देश देगा। ठीक है, और ऐसे मामले में जो अधिकारी होगा वो संपत्ति का विक्रय करना और विक्रय संबंधित जो भी सारे कार्य है विधिपूर्ण करेगा, और पुरोगामी उपबंध जो भी होंगे परिवर्तन सहित यहाँ पे लागू होंगे। ऐसा अधिकारी वसूली के लिए समस्त जो खर्चे घटाने के पश्चात वारंट के अधीन वसूल की गई रकम है वारंट जारी करने वाले प्राधिकारी को भेजेगा और उसका निपटारा धारा 131 के उपबंधों के अनुसार करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे विक्रय कर रहा है वो संपत्ति का पूरे प्रॉपर तरीके से, यही बात इसमें बार बार में घुमा फिरा के कही गई है इन जो जितनी भी उपधाराएं हैं बार बार में। अब धारा 136 क्या कहती है, उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई जो नगर पालिका छोड़ने वाले हैं। तो इनका क्या मतलब है कि जो नगर पालिका छोड़ने वाले हैं, तो धारा 136 में कहा गया है कि इसमें भी दो उपधाराएं हैं। जो धारा इसकी उपधारा 1 है, इसके अंतर्गत दोस्तों देखो बताया गया, जो नगर पालिका के पास किसी भी समय अगर विश्वास के कारण कोई भी व्यक्ति जिसे अध्याय के उपबंधों के अधीन वसूलने कोई राशि सोध्य है या सोध्य होने वाली है, तो उसको वो वहां से भागने का कोशिश करता है, मतलब हटने वाला होता है उस क्षेत्र से, तो ऐसे व्यक्ति को बिल प्रस्तुत करवा सकेगा और तुरंत संदाय की मांग कर सकेगा। ठीक है, कई बार सीधा ये जो मेन पॉइंट है ना, इससे स्पष्ट हो जाता है कि आगे क्या कहना चाहता है। तो उपधारा 1 में यही कहना चाहता है कि अगर कोई उसको लगता है कि ये यहाँ से जाने वाला है अब, तो उसको संदाय के लिए कहेगा। फिर उसकी उपधारा 2 क्या कहती है दोस्तों, ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा बिल प्रस्तुत किए जाने पर उसे जो भी राशि आई है शोध्य राशि है उसका तुरंत संदाय न करे, तो ऐसी रकम इसके पूर्व विहित रीति से पूर्व व्यक्तिक्रमी की जंगम या जो स्थावर संपत्ति की कुर्की का विक्रय या उद्गरणीय होगी, सिवाय इसके कि व्यक्तिक्रमी पर मांग का नोटिस तामील करना आवश्यक नहीं होगा और कुर्की तथा विक्रय के लिए वारंट अविलंब जारी और निष्पादित किया जा सकेगा। मतलब इसके लिए क्या है कि अगर ये यहाँ से भाग वगैरह जाता है कुछ भी करता है तो तुरंत इसकी संपत्ति की कुर्की कर ली जाएगी। फिर आपकी व्यवर्तियाँ आ जाती है 137 में, पहले भी हमने पढ़ी। तो अब क्या होगा, तो ये जो व्यवर्तियाँ हैं धारा 137 की, ये क्या कहती है दोस्तों, ये कहती है कि देखो जो भी बिल मांग के नोटिस वारंट या सूची का संबंध जो भी कार्रवाई हुई है, इसमें जो भी त्रुटि या प्रभाव अभाव के कारण इस अधिनियम के अधीन कोई भी कुर्की या विक्रय विधि विरुद्ध नहीं समझा जाएगा, न ही ऐसे करने वाला व्यक्ति अत्याचारी समझा जाएगा। सीधी सी बात है कि कोई भी गलती त्रुटि या प्रारूप के अभाव के कारण यहाँ पे कुर्की कर दी गई है तो वो यहाँ पे विधि विरुद्ध समझा नहीं जाएगा, न ही ऐसे करने वाला व्यक्ति अत्याचारित समझा जाएगा, उसे वापस दे दी जाएगी, जो हमने पहले पढ़ा था। समस्त नेक्स्ट जो 138 है, ये क्या कहती है कि जो भी संदाय है उसके लिए रसीद का दिया जाना। देखो जो भी यहाँ पे कर वगैरह जमा कराएंगे तो जो भी संदाय आएगा नगर पालिका के पास, ठीक है, संदाय एक प्रकार से आप कह सकते हो जो इकट्ठा किया जाता है रुपया है, ठीक है, राजस्व कह सकते हो आप इसे। तो इस अधिनियम के अधीन जो भी कर के मध्य जो भी संदत सभी राशि है उस व्यक्ति द्वारा जो इस रकम प्राप्त करता है रसीद पूरी उसे दी जाएगी। सीधी सी बात है, यही बात इसके अंतर्गत वापस लिखी गई है कि जो भी यहाँ पे कर वगैरह वसूला जाएगा पूरी रसीद वगैरह उसको दी जाएगी। धारा 139 क्या कहती है, वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति। ठीक है, वाद लाने की अनुकल्पी शक्ति आपके धारा 139 में आती है, जिसमें आपका क्या बताया गया है कि जो भी कुर्की और विक्रय द्वारा कार्रवाई करने के बजाय या उसके द्वारा मांग की पूर्णतः अंशतः वसूलती जो भी विफल हो जाएगी दोनों दशा में, कि उन्होंने कुर्की भी नहीं कर पा रहे और ना उसका विक्रय कर पा रहे हैं, कई बार ऐसा आ जाता है, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा, संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति के विरुद्ध, दायी जो भी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध यहाँ पे क्या अधिकारिता सक्षम जो न्यायालय है उसमें वाद ला सकता है। तो ये अधिकारिता लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अधिकारिता सक्षम न्यायालय में वाद ला सकता है।
तो मुख्य न्यायपालिका अधिकारी द्वारा यहाँ पे वाद लाया जा सकता है धारा 139 में। तो वाद लाने के अनुकल्पी मतलब अनुकल्प है एक प्रकार से। अब करों के लिए भूमि भवन आदि पर जो दायित्व है वो आपके हैं धारा 140 में। तो इसमें क्या कहा गया है कि दोस्तों जो भूमियों भवनों जो भी भूमि भवन या दोनों कोई भी हो, जो भी अध्यारोपित कोई भी कर है, ठीक है, इसमें जो भी मध्य या सौदे समस्त जितनी भी राशियां हैं, राज्य सरकार भू राजस्व यदि कोई हो, पूरे संदाय के अध्ययन रहते हुए भवन या भूमि पर जिसके संबंध में ऐसा कर उदग्रणीय है, और जो संपत्ति ऐसी कोई हो जिसे भवन या भूमि या उस पर पाई जाने वाली ऐसी कर के लिए दायी व्यक्ति हो, तो प्रथम प्रभार होंगी। परंतु इसमें क्या होगा, एक कंडीशन होगी कि कर की कोई बकाया ऐसी कोई अधिभोगी जो स्वामी न हो वसूल नहीं की जाएगी यदि वह 1 वर्ष से अधिक समय से या ऐसी अवधि के लिए जिसमें ऐसे अधिभोगी का अधिभोग नहीं था शोध्य यहाँ पे रहेगी। देखो दोस्तों, इसमें जो धारा 140 है ना, तो इसमें ये सीधा सा ये कहना चाहता है कि जैसे ये मान लो ये संपत्ति है, ठीक है, ये जो संपत्ति है ये थी ए के पास, ठीक है, ए के पास जो संपत्ति है इसका कुछ यहाँ पे बकाया था कर वगैरह, तो इसने बी को बेच दी। अब बी के पास ये संपत्ति आ गई, ठीक है, अब ये संपत्ति आ गई बी के पास, तो ये जो बकाया है अब ये बी नहीं भरेगा। तो सीधी सी बात ये कहना चाहता है धारा 140 के अंतर्गत। तो करों के लिए भूमि भवन आदि पर जो दायित्व है उसके बारे में धारा 140 में बताया गया है। तो ये आपका जो नगर पालिका राजस्व वाला चैप्टर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप हमें शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।